ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, आगे कंटिन्यू है। एज़ यूज़ुअल हम जानते हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीग और आप देख रहे हैं ILCC अलीग क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 12 इलेक्ट्रिसिटी। अगला थ्योरिकल टॉपिक चला लेंगे। अब तक हम लोगों ने किया था सुपर कंडक्टर तक। अगला जो टॉपिक है वो है रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज़, कनेक्टेड इन पैरेलल और इन अनदर एनी अदर मोड्स। तो जब बहुत सारे रजिस्टर्स को सीरीज़ में या पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो कितना होता है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसे करेंगे। उसमें से थोड़े से चीज़ें हमने ये लिखा है, जैसे इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। हेडिंग आता है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमने लिखा है। और रेजिस्टेंस को जब ग्रुप करते हैं तो जनरली तो 2 टाइप्स है, मगर हम लोग कन्वीनियंट के लिए 3 मोड भी ले लेते हैं। तो पहला दे रखा है इन सीरीज़, रजिस्टर्स को सीरीज़ में लगा रखा है। इन पैरेलल, पैरेलल में अगर रजिस्टर लगा हो तो क्या होगा, इन मिक्स्ड, यानी कुछ पैरेलल में कुछ सीरीज़ में है, तो फिर क्या होगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लोग इन सीरीज़ रेजिस्टेंस, इन सीरीज़ ये हम लोग ले रखा है। और क्या देखा कि एक रजिस्टर R1, R2, R3 ये एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, और ये स्विच को ऑन कर दिया है। जब हम लोग बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, तो एक करंट चलने लगेगा इस सर्किट के अंदर, और ये करंट इस रेजिस्टेंस से भी जाएगा, इस रेजिस्टेंस से भी जाएगा, इस रेजिस्टेंस से भी जाएगा। यानी करंट जो है सभी रजिस्टर में सेम होते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है, इन सीरीज़ करंट इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स। ठीक है, आगे बताया क्या कि ओम्स लॉ के हिसाब से V = I × R होता है। I तो सब में सेम जा रहा है, पर रेजिस्टेंस अलग अलग है, R1, R2, R3। तो यहाँ R1 के चेंज होने की वजह से पोटेंशियल जो है ना चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा R1 के रेस्पेक्ट में वो V1 होगा, R2 पे V2 होगा, R3 पे V3 का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये जो पोटेंशियल V1, V2, V3 रेजिस्टेंस डिफरेंट होने की वजह से इसका वैल्यू भी डिफरेंट होता है। इस पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ लिखा, इन सीरीज पोटेंशियल ड्रॉप PD इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में है ये, ठीक है ना, ये दे रखा है। आगे दे रखा है क्या है कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं जितने भी रजिस्टर्स हैं V1, V2, V3, इन सारे पोटेंशियल ड्रॉप को जब ऐड करेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होता है, या पोटेंशियल ऑफ बैटरी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप इन डिफरेंट रेजिस्टेंस, in different resistance is equal to the potential of the source। ठीक है ना, सोर्स के पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है, क्या लेंगे यहाँ पे V, सोर्स का जो पोटेंशियल है वो V1 + V2 + V3, ये 3 रजिस्टर कनेक्ट है, तो इन तीनों को सम करेंगे तो सोर्स के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V जो ना I × R के बराबर है, तो यहाँ पे ये I है, करंट है जो बैटरी से निकल रही I, और ये R जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे जो है V1 जो है
आई R1 के बराबर है। आई सीरीज में तो सब में सेम होता है, तो आई तो आई रहेगा, मगर R1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही आई R2 आई R3, आई को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आई आर इन सीरीज कर लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो RS से दिखा रहे हैं हम लोग। आई को कॉमन लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से आ गया। आई से आई कैंसिल हो जाएगा। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से दे रखा है। क्या समझ में आया? फाइनली इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to sum of all resistors connected in यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, connected in series। जितने भी रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है उन सारे रजिस्टर का रेजिस्टेंस को प्लस कर देंगे तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला आ गया सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो। ठीक है, कहाँ बात समझ में आ रही है? आगे चलते हम लोग। सीरीज़ में क्या बताया कि ये तो सभी रजिस्टर थे अलग अलग, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से आ गया। पोटेंशियल भी अलग अलग आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा? जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे करंट तो सबको बराबर मिल रहा है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट इंटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ पे होगा? जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो PD पोटेंशियल ड्रॉप इन सीरीज इज greatest potential drop, ये एक अगला पॉइंट लिख रहा हूँ, potential drop across series is greater in the resistor of लार्जर मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, वो रजिस्टर जो सबसे ज़्यादा होगा उसमें पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज़्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। तो समझ में आ गया ये। आगे चलते हैं। अगर मान लेते हैं कि सभी रेजिस्टेंस बराबर है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, सपोज करते हैं फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, अगला पॉइंट देते हैं फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे सभी रेजिस्टेंस बराबर है, तो ये सब बराबर R1 R2 R3 सभी इक्वल होंगे R के। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, और ये चलता रहेगा N तक, Rn तक। तो टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएंगे N रेजिस्टेंस, 2 3 4 5 10। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? RS, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू N इंटू R हो जाएगा, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होंगे तो। अच्छा, यहाँ पे सभी रेजिस्टेंस बराबर है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी बराबर होगा। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ये सभी बराबर होंगे, तो I तो सबके लिए सेम था, R भी बराबर हो गया, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसमें दे रखा
पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल ऑफ द बैटरी अपॉन एन नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हर रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, बैटरी का कितना पोटेंशियल है और कितना रजिस्टर एन 2 3 4 जितने भी कनेक्ट किए गए हैं सीरीज़ में उससे डिवाइड कर देंगे तो एक पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पता चल जाएगा। कितनी बात सुन रही, मान लो अगर 100 वोल्ट की सप्लाई है और 4 रजिस्टर कनेक्ट है तो एक पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल 100, एन का वैल्यू 4 हो जाएगा 25, तो सब पे 25 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा होगा। तो इस तरह से बताया क्या कि जब सीरीज़ में आइडेंटिकल रजिस्टर कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो एन आर के बराबर होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इस वी बाई एन के बराबर हो जाता है। कितनी बात समझ में आई। आगे चलते हम लोग, ये दे रखा सीरीज़ का, सीरीज़ में इतने ही पॉइंट्स हैं और आगे हम बढ़ेंगे तो बताएंगे। अगला चलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ग्रुपिंग करते हैं। आगे चलें, इसे मिटा देते हम लोग। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये अगला टॉपिक कर रहे हैं और देखते हैं कैसे है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 रजिस्टर ले लेते हैं हम लोग। एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये 3 रजिस्टर ले लिया। ये एक बैटरी है, ये स्विच लगा दिया, ठीक है, ये पोटेंशियल सप्लाई कर दिया। ये रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, R1 ये रेजिस्टेंस है, R2 है, R3 है। 3 रजिस्टर लेके हम लोग कर रहे हैं, मगर हम लोग जितना भी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए 3 रजिस्टर लेते हैं। क्या देख रहे हैं कि ये स्विच को ऑन करते हैं हम लोग। जब इसे ऑन करेंगे तो एक करंट जो है यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा, यहाँ करंट आएगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट आएगा। और ये जो करंट है अब 3 रजिस्टर्स है तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है, क्योंकि ये जो रजिस्टर है सभी रजिस्टर एक तरफ से पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और दूसरी तरफ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि इन सभी रजिस्टर्स को पोटेंशियल सेम लग रहा है। तो पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनके सभी को इक्वल पोटेंशियल सप्लाई मिलता है। इस पॉइंट को लिखते हैं यहाँ पे। क्या दे रखा, इन पैरेलल each registers have equal potential that is equal to potential of battery, बैटरी का जितना पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल जितना बैटरी का होगा उतना ही पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस को भी मिल रहा है, R1 को भी मिल रहा है, उतना ही पोटेंशियल इसको भी मिल रहा है, R2 को, और इसका भी उतना ही मिल रहा है। 100 अगर मान लो अगर 100 वोल्ट की सप्लाई है
तो रेजिस्टेंस R1 को भी 100 वोल्ट है, R2 को भी 100 वोल्ट मिलेगा, R3 को भी 100 वोल्ट मिल रहा होगा। कितनी बात समझ में आई? हाँ, लेकिन पोटेंशियल जब सेम होगा तो ओम्स लॉ के हिसाब से I इंटू R होता है। तो ये तो सेम है और ये जो है करंट आ रहा है, तो करंट कितना मिले कि रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल बराबर हो जाए। ठीक है ना? अब यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा एक वैल्यू, तो उसी के हिसाब से रेजिस्टेंस जितना दे रखा है उसके हिसाब से करंट आए कि दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको पोटेंशियल के बराबर हो जाए। तो करंट इन रजिस्टर में अलग अलग वैल्यू जाता है। तो करंट का वैल्यू जो होता है, जैसे इसमें जाएगा तो I1 करंट जाएगा, इधर से जाएगा तो I2 करंट जाएगा इस रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, और इधर से जाएगा तो I3 करंट जाएगा। तो पैरेलल में क्या होता है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिफरेंट रजिस्टर में डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम लोग, इन पैरेलल करंट इज distributed in different registers ठीक है, डिफरेंट रजिस्टर इन इनवर्स प्रोपोर्शनल इन इनवर्स प्रोपोर्शनल। क्या मतलब हुआ इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल का? कि जैसे ये करंट जा रहा है तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो इसमें करंट कम आएगा, तो इन्वर्स हो गया, एक ज़्यादा था तो एक कम था। सीरीज़ में हम लोगों ने देखा था कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा है, तो वो डायरेक्ट रिलेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे इन्वर्स है, अगर I2 जो जा रहा है इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा आएगा, तभी मल्टीप्लाई करके V के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन या इन्वर्स रेशियो भी बोल सकते हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शनल के टर्म में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन पैरेलल करंट इज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट रजिस्टर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। कितनी बात में? इन्वर्स प्रोपोर्शन का, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा होगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, पूछा जा सकता है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट बोल के बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे जाएंगे, उनमें से कोई एक गलत होगा बाकी सब सही होगा। तो इस कंसेप्ट को भी यूज़ किया जाता है। तो ये पॉइंट को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या है, द करंट इन पैरेलल combination, the magnitude of current is greater in the resistors of low resistance। ठीक है ना? लो रेजिस्टेंस के रजिस्टर में करंट ज़्यादा होगा, और वाइस वर्सा मतलब इसी का उल्टा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा होगा। ये दे रखा है। कितनी बात सुन में आगे दे रखा है, जब ये करंट इस रजिस्टर से होते हुए यहाँ निकल के आता है, ये करंट I1
इस रजिस्टर से होते हुए यहाँ आएगा I1, यहाँ आएगा I2 और यहाँ आएगा I3। फिर ये इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे आके मिल जाएंगे और ये फिर I करंट वापस आ जाएगा बैटरी में। तो क्या समझ में आ रहा है कि सम ऑफ करंट इन डिफरेंट रजिस्टर इज इक्वल टू करंट थ्रू बैटरी। कितनी बात सुन में कि इन सारे करंट का जो सम होगा वो बैटरी के करंट के बराबर होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। सम ऑफ ऑल करंट इन पैरेलल is equal to current of the बैटरी। बैटरी का जो करंट है उस करंट के बराबर होगा इन सारे करंट का जो सम करेंगे। तो इधर से मिटाते चल रहे हम लोग, थोड़ा आगे पॉइंट लिखना है तो ये हम लोग मिटा रहे हैं, इसको आगे लिख रहे हैं। कितनी बात समझ में आई? इसको अगर हम लोग लिखाते हैं सम ऑफ ऑल करंट, तो क्या है, करंट थ्रू द बैटरी इज इक्वल टू I1, I2, I3। यहाँ पे जैसे 3 रजिस्टर पैरेलल में तो तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर I का वैल्यू लिखना चाहें तो V/R हो जाता है, लेकिन यहाँ पे V जो है ना सबके साथ सेम है, सबका पोटेंशियल बराबर है। तो क्या लिखेंगे इसको, V/R1, V/R2, V/R3 और इसको V/RP कर लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल करके हम लोगों ने RP कर दिया। ये ऊपर से V को कॉमन ले लिया और ऊपर से V को कॉमन ले लिया तो क्या मिला, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर आगे है तो ले सकते हैं, इतना ही अगर 3 है तो V से V काट लेते हैं। तो RP इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। अगर आगे है तो आगे ले सकते हैं। तो क्या समझ में आया यहाँ पे कि जो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके सम करेंगे तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to sum of reciprocal of each registers connected in पैरेलल। जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इनके सम के, रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। ठीक है ना, ये वाला हमारा रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट इसका पैरेलल का हमारा। ठीक है, इधर से मैं मिटाता हूँ, आगे अभी बहुत सारी बातें इस टॉपिक से, इसे मैं बताता हूँ। ठीक है,
ये अगर 3 रजिस्टर अगर मान लेते हैं पैरेलल में कनेक्ट है, तो इनका इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? इन तीनों का R1 R2 R3 का एलसीएम कर लेंगे, फिर एक एक करके कैंसिल होता रहेगा। तो क्या आएगा, मैं यहाँ 3 रजिस्टर का निकाल के दिखा रहा हूँ। 1/RP इज इक्वल टू ये R1 R2 R3, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। इस R1 से डिवाइड करेंगे तो R2 R3 यहाँ लिख देंगे, R2 R3। R2 से डिवाइड करेंगे तो R3 R1 आ जाएगा, और R3 से डिवाइड करेंगे तो R1 R2, इस तरह से आ जाएगा। इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर ले, RP लिख दें, तो RP अगर लिखते हैं तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, R1 R2 R3, और इसको ऑर्डर में लिख देते हैं R1 R2 R2 R3 प्लस R3 R1। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ऊपर में मल्टीप्लाई में है, नीचे में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रजिस्टर टेकिंग एट ए टाइम। 2 रजिस्टर एक साथ लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरा लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करें, और इस तरह से सबको सम कर देंगे तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाते हैं हमारे। ठीक है, तो ये 3 रजिस्टर के लिए हो गया हमारा। आगे चले, अगर 2 रजिस्टर लेते हैं हम, अगर 2 रजिस्टर लेते हैं फॉर 2 रजिस्टर, फॉर 2 रजिस्टर्स R1 एंड R2, अगर 2 रजिस्टर लेते हैं तो यहाँ पे फिर से वापस आ जाते हैं, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 1/R2। इसका जब एलसीएम लेंगे तो R1 R2 आ जाएगा, और ऊपर में R1 प्लस R2 आ जाएगा। ठीक है, इसको RP निकालेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या समझ में आया कि अगर 2 रजिस्टर लेते हैं तो जो इक्विवेलेंट रजिस्टर्स RP निकलेगा वो दोनों रजिस्टर को ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे में प्लस कर देंगे। ठीक है, इधर से मैं थोड़ा मिटाता हूँ, आगे बताना है तो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 2 रजिस्टर का जो रिज़ल्ट आया है वो उस रिज़ल्ट को मैं लिखता हूँ, RP इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 रजिस्टर्स अपॉन सम ऑफ 2 रजिस्टर्स। ऊपर में दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, नीचे में सम निकालना है। अगर 2 रजिस्टर हम लोग लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग अभी फॉर द टाइम बिंग के लिए। अगर हम लोग इसे मिटाकर, ठीक है ना, ये 2 रजिस्टर लेते हैं R1 और R2, यहाँ से I1 I2 करंट जा रहा है, ये I1 गया, ये I2 गया। ठीक है, अगर सपोज करते हैं if R1 इज इक्वल टू 3 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 6 ओम, एज्यूम कर लिया, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से पैरेलल में अगर कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में देख लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू 6 और नीचे में दोनों को प्लस कर देते हैं, तो ये आएगा 18/9, कैंसिल करके 2 ओम आएगा। कितनी बात सुन में आई। तो जब भी कभी पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं
तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ये देख रहे 2 है, और इन दोनों में एक जो छोटा वाला था वो 3 था, तो ये जो इक्विवेलेंट 2 आया है वो इसमें जो छोटा वैल्यू था उससे भी कम आया है। बात समझ में आ रही है? जो इस पैरेलल में जितने भी रजिस्टर कनेक्ट करेंगे उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो जो सबसे कम रजिस्टर है पैरेलल में उससे भी कम वैल्यू आता है अगर पैरेलल में कनेक्ट होता है तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ मेंशन कर रहे हैं। क्या बताया है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is smaller than the smallest registers, smallest value of registers connected in parallel। ठीक है ना? क्या बताया कि पैरेलल में कनेक्ट करेंगे जितना भी रजिस्टर होगा उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, तो जो पैरेलल में सबसे कम रजिस्टर लगा हुआ है उससे भी कम आंसर आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। कितनी बात सुनी? जैसे हम लोगों ने ये देखा 3 और 6 का लिया तो इसका इक्विवेलेंट 2 आया है, तो 2 3 से कम आया, 3 इसमें छोटा है। अगर ऐसे ही 3 या 4 या 5 रजिस्टर को कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? ये इधर देखते हैं। अगर हम लोग सपोज करते हैं कि ये जो 3 रजिस्टर्स है, एक ये है, एक ये है, R3 कर लिया, R2 कर लिया, I3 कर लिया, I2 कर लिया, ठीक है ना? ये 3 रजिस्टर हैं और इन तीनों रजिस्टर का जो वैल्यू दे रखा है, एफ R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 10 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 15 ओम, कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है? तीनों ही पैरेलल में कनेक्ट है। सो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? इनमें से 4 चॉइस लिख रहा हूँ और बताना कि इनमें से कौन सा पॉसिबल हो सकता है। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट? मे बी, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। पहला चॉइस दे रखा हम लोगों ने 12 ओम का आएगा, दूसरा चॉइस लिया हम लोगों ने 9 ओम का है, तीसरा दे रखा है 5.5 ओम का है और चौथा चॉइस लिखा है 3.2 ओम का है। तो इनमें से कौन सा पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल का मतलब एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन कंसेप्ट बेस पे ये ही आंसर हो सकता है। इनमें से कौन सा हो सकता है? ठीक है, तो बताया कि जब पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है, तो पैरेलल में जब कनेक्ट होगा तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सबसे कम रजिस्टर लगा हुआ उससे भी कम आएगा। तो इसमें सबसे कम R1 5 ओम का लगा हुआ है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए वो 5 ओम से कम होना चाहिए। तो पहला चॉइस दे रखा 12, दूसरा दे रखा 9, तीसरा 5.5, 5 से कम ये 3.2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.2। इसका आंसर हो जाएगा 3.2। ठीक है? क्यों? अगर कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है कुछ और वैल्यू आ रहा होगा, 5 से कम ही आ रहा होगा, कुछ और वैल्यू आ रहा होगा। लेकिन मैं कंसेप्ट बेस के लिए, ये कंसेप्ट के बेस पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा, विच मे बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मे बी कौन सा हो सकता है। तो कंसेप्ट के हिसाब से ये हो सकता है। हाँ, जब कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है ये ना आए, हो सकता है 4 के टर्म में आ रहा हो, 4 पॉइंट समथिंग आए, लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से ये आएगा। ठीक है?
तो कभी कभी ऐसा भी होता है कंसेप्ट के हिसाब से पूछते हैं, पता चला आप कैलकुलेट करके ला रहे हो 4.2, इसमें 4.2 है ही नहीं, 3.2 आंसर दे रखा है, आप कह रहा 4.2, तो आप कहो कि आंसर गलत है। आंसर गलत नहीं है, वो क्वेश्चन कंसेप्ट के बेस पे बनाया गया है और कंसेप्ट के बेस के हिसाब से ये कि 5 से कम आना चाहिए। अब आप कैलकुलेट करोगे, वो आपका वैल्यू थोड़ा अलग आ रहा है, तो आप क्लेम करोगे आपका भी आंसर सही है, लेकिन वो कहेगा विच मे बी का मतलब हो सकता है। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो व्हाट इज़ द, तो एग्जैक्ट पूछना है, और विच मे बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो मे बी और इज़ दोनों में से फ़र्क है, किस तरीके से पूछता है, तो उस हिसाब से। कितनी बात सुन में आगे चले, क्या समझ में आया कि जब रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता है, बहुत ही कम आता है, और अगर सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, सबका सम हो जाता है। तो सीरीज़ में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे बड़ा जो रजिस्टर होगा उससे भी बड़ा आता है आंसर उसका सीरीज़ के लिए। वो लिखने रह गया वहाँ पे हम लोग नहीं लिख नहीं पाए, मगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से मिटा के। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उस पॉइंट को, इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is smaller than the smallest value, is smaller than the smallest value, while in series, हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं, while in series the equivalent resistance is equal to greater than the largest value of resistors connected in series, connected in सर्किट। क्या समझ में आया कि सीरीज़ में अगर है बहुत सारे रेजिस्टेंस तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सबसे बड़ा रजिस्टर होगा उससे भी ज़्यादा आएगा, जबकि पैरेलल में सबसे कम वाले से कम आता है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, समझ में आ रहा है? समझिए इसे, क्योंकि समझ को समझो कि समझना भी एक समझ है, और समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। आई कुछ बात समझ में? तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, समझिए और समझ कर आप समझदार बनिए, वरना इन छोटी छोटी बातों को अगर नहीं समझ पाएंगे तो लोग कहेंगे अभी ये बच्चा है, ठीक है, इस क्लास के लायक नहीं है कि नीट और जेई की तैयारी करे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग। सीरीज़ में और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं रजिस्टर को, तो क्या एडवांटेज है? हम लोग अपने घरों में जो डोमेस्टिक हमारा अरेंजमेंट होता है, ये सारे कनेक्शन जो है पैरेलल में किए जाते हैं। वो इसलिए कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सबसे कम वोल्टेज का या सबसे कम रजिस्टर का अप्लाइंसेस लगा हुआ घर में उससे भी कम आएगा। उसका एक एडवांटेज ये है कि रेजिस्टेंस कम होने की वजह से हीटिंग कम होगा, और जब हीटिंग कम होगा तो वायर जो है जलेगा नहीं, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हीट ज़्यादा बनेगा, वायर और या कॉइल है वो गर्मी की वजह से मेल्ट कर जाएगा, शॉर्ट सर्किट होने लगेगा, इस तरह से बहुत सारे डैमेजेस होने लगेंगे। तो इन्हीं को देखते हुए, एडवांटेज को देखते हुए पैरेलल का जो डोमेस्टिक अरेंजमेंट है उसमें सारे वायर जो है
पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। कितनी बात समझ में आई? आगे चले। आगे दे रखा है कि अगर आइडेंटिकल रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो फिर क्या होगा? एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स को कनेक्ट करें तो इसे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हम लोग। When an identical register, when an identical registers connected in parallel, ठीक है, इसको देखते हम लोग। जब रजिस्टर सब बराबर हो जाएंगे तो ये रजिस्टर हम लोग R1 लेते, R1 को अब R कर लिया ये इस तरह से। तो जब सबका रेजिस्टेंस बराबर होगा तो सब में करंट भी बराबर लेना पड़ेगा, तभी तो पोटेंशियल जो I इंटू R के बराबर होगा, क्योंकि सबका पोटेंशियल बराबर है यहाँ पे। कितनी बात समझ में आई? तो पोटेंशियल जब बराबर है, रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा सबका, तो सब में करंट भी बराबर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? तो ये जो है व्हेन the registers are equal, then current through each register will be equal, कितना हो जाएगा? I डैश इज इक्वल टू I बाई N, ठीक है ना। जो कितना करंट जाएगा I डैश, ये करंट बैटरी से कितना आ रहा है, इस बैटरी के करंट को ये N नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल से डिवाइड कर देंगे। अगर 3 रजिस्टर है 3 से डिवाइड कर, 5 रजिस्टर पैरेलल में तो 5 से डिवाइड करेंगे, या 10 है तो 10 से। जितने भी रजिस्टर्स पैरेलल में हैं इस सोर्स करंट को उससे डिवाइड करेंगे तो एक एक रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है ये पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से रजिस्टर सेम है ये, तो ये आ जाएगा। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये RP 1/RP जो है 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ये सब R जितना भी है चलता रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सबका सेम है। अगर n टाइम्स है तो ये 1/RP इज इक्वल टू N/R आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 दिखा रहे हैं, 4 हुआ तो 4 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ गया, N/R हो जाएगा। या RP जो हो जाएगा हमारा R/N आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो R/N के बराबर हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही करने के लिए देख लेते हैं। इफ़ 10 registers each of 10 ohm are connected in parallel, then its equivalent resistance is कितना हो जाएगा इसका? 10 ओम का एक रजिस्टर 10 ओम का है और ऐसे 10 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट कर दिए गए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल R/N
एक रजिस्टर जो है 10 ओम का है और ऐसे 10 रजिस्टर लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 ओम का। यानी 10 ओम का 10 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है, तो इक्विवेलेंट कितना है, 1 ओम। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही करंट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में सभी पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो जो पैरेलल में कनेक्ट होता है तो सबके पोटेंशियल बराबर होते हैं। तो जो डोमेस्टिक अरेंजमेंट है उसमें जो पोटेंशियल आता है, जैसे हमारे घरों में कितने का आता है, ऑल्टरनेट करंट आता है हमारे घरों में, और पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट, आरएमएस वैल्यू है वो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है उसका 220 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल तो 220 वोल्ट का होता है, और जिसका रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट हो, ज़्यादा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो करंट ज़्यादा चलता है। तो छोटे डिवाइस को भी करंट मिलता है और जो हेवी डिवाइस है उनको भी करंट पूरा मिलता है। तो सभी डिवाइस को करंट ज़्यादा होने की वजह से और पैरेलल में होने की वजह से सबको करंट मिलता है, ठीक है ना। और जो ज़्यादा रजिस्टर होता है उसमें कम करंट जाता है, पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें कम करंट जाता है। अभी हम लोगों ने शुरू में ही बताया था इस टॉपिक के इन्वर्स रिलेशन है, और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें ज़्यादा करंट जाता है। तो इस तरह से आइडेंटिकल रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP = R/N के बराबर होता है, और सीरीज़ में होते हैं तो RS = NR के बराबर है। कितनी बात सुन? अगर हम लोग कंपेयर करें, अगला टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर दो रजिस्टर, फिर एक रिलेशन बताना है कि ये दो रजिस्टर लेते हैं पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है ना। ये R1 है, ये R2 है, ये I2 हो गया, ये I1 है, ये I2 है, ये I1 है, ठीक है ना। अगर हमें यहाँ से करंट I जा रहा है तो I1 अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है, इसको हम दिखा रहे हैं। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा RP का, R1 × R2/R1 + R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पोटेंशियल को जब डिवाइड करेंगे तो हमें करंट मिल जाएगा, ठीक है ना, करंट मिल जाएगा। और जो करंट होगा वही करंट जो है ना यहाँ से जा रहा होगा, वो करंट यहाँ से जा रहा होगा। अब इसमें कितना करंट होगा तो इसको हम लोग इन्वर्स लॉ के हिसाब से निकालते हैं, क्योंकि पता है कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें कम करंट, जिसमें कम होता है उसका ज़्यादा। तो इन्वर्स लॉ के हिसाब से जो फॉर्मूला आता है, I1 अगर निकालना चाहते हैं तो R2/R1 + R2 × I टोटल करंट आता है ये, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ये इन्वर्स लॉ के हिसाब से I1 = R2/R1 + R2 × I करंट ऑफ द सोर्स है, इससे निकालेंगे। अगर I1 करंट निकालना तो ये इन्वर्स लॉ है। इसका इन्वर्स लॉ का क्या मतलब हुआ कि ये I1 जब निकालते हैं तो रेजिस्टेंस किस तरह से अपोजिट वाला, इसमें करंट निकालेंगे तो अपोजिट रेजिस्टेंस लेंगे, इसको रेजिस्टेंस ऊपर लेंगे, तो रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट वायर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू करंट फ्रॉम द सर्किट, सर्किट से कितना करंट है वो वाला। ये देखा ना, ये I1 निकालने तो इसमें रेजिस्टेंस निकालने, और करंट यहाँ निकालने तो रेजिस्टेंस ये ऊपर ले रहे हैं और बाकी नीचे टोटल रेजिस्टेंस ले रहे हैं, और करंट सर्किट से कितना चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर I2 लेना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ये करंट लेना हो तो ये रेजिस्टेंस ऊपर कर लेंगे, R1/R1 + R2 × I। ये होता हमारा इन्वर्स रिलेशन फॉर करंट।
दिख रहा है थोड़ा सा इंक कम हो रहा पेन में, ये भी चलते चलते थकने लगा, इसे भी रोज़ा जैसा महसूस होने लगा है। चलो इन्हें रेस्ट पे लगाता हूँ, आगे चलते हैं। कितनी बात समझ में आई? अगर हम इसको प्रूफ करके देखना चाहे कि क्या ऐसे ही होता है तो मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये इधर से मिटा दूँ मैं, ठीक है। इसमें देखना चाहते हैं तो बोला गया कि इसमें जब भी कभी पैरेलल में वायर कनेक्ट होते हैं तो पोटेंशियल सबका पोटेंशियल ड्रॉप ईच रजिस्टर अक्रॉस द ईच रजिस्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल टू आई इंटू आर पी। करेंट कितना है यहाँ से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। मगर ये जो पोटेंशियल है, यही पोटेंशियल ये रेजिस्टेंस के पास भी है, R1 के पास भी है, R2 के पास भी यही पोटेंशियल है। तो ये RP अगर लेते हैं, दो रजिस्टर अगर ले रखे हैं तो V इज इक्वल टू आई, और दो रजिस्टर है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये ले लेंगे। और ये जो V है अगर हम लोग इसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, फर्स्ट रजिस्टर के रिस्पेक्ट में, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, I1 R1 इज इक्वल टू आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये R1 को उधर ले जाएंगे तो I1 कितना आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू ये I अपॉन R1 आ जाएगा। ये नीचे R1 चला गया, R1 इसको कैंसिल कर देगा तो I1 कितना मिलेगा हमें, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ये हमारा इन्वर्स लॉ के हिसाब से, ये हम लोगों ने यहाँ लिख रखा ऑलरेडी, पर हमने एक ये प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि ऐसे निकाला जाता है। कितनी बात समझ में, ये नोट करें इसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या दे रखा वो बताते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, एक चीज़ बताने जा रहे हैं हम लोग, एक दो बातें और है इस पे बताता हूँ, फिर इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होगा। क्या दे रखा है, बोला क्या कि अगर n रजिस्टर्स को पहले सीरीज़ में कनेक्ट कर दें, n आइडेंटिकल रजिस्टर्स को पहले सीरीज़ में कनेक्ट कर दें, फिर उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट करें, तो उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या रेशियो होगा। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ equivalent resistance when n identical resistors are first connected in series and then in parallel। ठीक है ना, ये हमें रेशियो निकालना है। क्या समझ में आया? तो इसे हम लोग करते हैं। बोला क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं, व्हेन एन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, when an identical are connected in series, तो RS इज इक्वल टू NR के बराबर हो जाएगा। ये तो हमारा सीरीज के लिए हो गया। एंड सिमिलरली the equivalent when connected in parallel is equal to RP R अपॉन N। ये दूसरा हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ये इक्वेशन 2 कर लेते हैं, दोनों का रेशियो लेते हैं। रेशियो पूछा है तो RS अपॉन RP NR अपॉन R अपॉन N आ जाएगा। ये
r/n। तो ये n जो है ना ऊपर चला जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल बचेगा n² के। तो क्या समझ में आया? रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू n² rp के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है वो ज़्यादा होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, पैरेलल कम होता है। तो पैरेलल को n² यानी कितना रजिस्टर को कनेक्ट किया गया है उतने का स्क्वायर कर लेंगे तो वो पैरेलल के बराबर हो जाएगा। समझ में आई ये बात? ये एक छोटा सा जनरल कॉमन क्वेश्चन से है। वो लोग जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो तो 12th क्लास में है या 12th के पास आउट हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि इनको तो हमें कहती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन हम सब्सक्राइब उनके लिए ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं कि वो बच्चे जो 9th-10th में हैं, 9th-10th गोअर हैं, उनके लिए फाउंडेशन के लिए भी हम लोग 9th-10th का भी वीडियो भी आता है और आता रहता है, अभी भी बन रहे हैं, उस पर भी काम चल रहा है। वो लोग जो रेगुलर 11th-12th पढ़ेंगे उनके लिए भी कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल आते रहता है, ठीक है, उनके लिए भी आते रहता है, अभी बना रहा हूँ मैं। और वो जो ड्रॉपर है उनके लिए भी हम लोग IIT के लिए, नीट के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए भी हम लोग स्पेशली क्वेश्चन बैंक सब वीडियो बनाएंगे जो आते रहे हैं, या SC वर्मा से जो अच्छे क्वेश्चन हैं कंपटीशन के हिसाब से हैं, वो सब हम लोग बना के देते रहेंगे। तो सिर्फ ये नहीं, और हमारे साथ एक कोर टीम है जो अलग अलग सब्जेक्ट पे काम करती है। जैसे मैं फिज़िक्स पे काम कर रहा हूँ, ऐसे फिज़िक्स के साथ मैथ के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, बायोलॉजी के भी हैं, 9th, 10th, 11th, 12th सब के टीम है, वो काम करती है हमारे साथ। लेकिन मैं चूँकि मेन चलाता हूँ इसलिए मैं इसको पहले अपलोड कर रहा हूँ, उनका भी वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं नीट JEE की तैयारी करने के लिए, हमारा एक रेजिडेंशियल क्लासेस भी चलता है। हम लोग बच्चे, लड़के और लड़कियों को रखने का भी इंतज़ाम करते हैं, मेस का भी उनका इंतज़ाम कराया जाता है। तो जो लोग अलीगढ़ में आके रह के तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से रजिस्ट्रेशन शुरू करा लें। 2 इयर्स प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हुआ अप्रैल में, मिड तक चलेगा, मिड ऑफ जून तक चलेगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो जो लोग अर्ली ज्वाइन करेंगे उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलता है। जो लोग बाद में आएंगे उनका डिस्काउंट नहीं मिलता। तो जो लोग चाहते हैं अलीगढ़ में आके रह के तैयारी करें, अगले 2 साल बाद यानी 24-25 वाले सेशन में अगर अपीयर होंगे तो उन 2 इयर्स प्रोग्राम के लिए अभी से रजिस्ट्रेशन चालू है नीट JEE के लिए। फर्दर डिटेल के लिए हमारे साथ जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में नंबर आते रहते हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरा डिटेल उस पर दिया जाएगा, बताया जाएगा। जो लोग 9th-10th गोअर है वो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि उनको फ्री में 9th-10th जो स्कूल गोअर है वो अपने घर बैठ के हमारे वीडियो से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको अपने लोकल टीचर पढ़ाएंगे, उनका जो भी नॉलेज है वो अच्छा ही है। लेकिन आपको अलीगढ़ से बहुत एक्सपर्ट्स टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के 9th-10th के कोर्स को पढ़ाते रहेंगे। सिर्फ 9th-10th के कोर्स नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि जो लोग AMU जामिया के लिए एस्पिरेंट है आने वाले दिनों में, उनको अभी से ही उसके पैटर्न को बताते, समझाते और प्रैक्टिस कराते रहेंगे। उस वक्त आप बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो जो लोग चाहते आने वाले दिनों में यहाँ आके एडमिशन लें, वो अभी से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल 9th-10th तो ज़रूर ही कर लें, क्योंकि आपको ना पैसा खर्च होगा और घर बैठे आप पूरा 9th-10th का कोर्स भी पढ़ेंगे मैथ साइंस के, और बाकी कंपटीशन की तैयारी भी होती रहेगी, ठीक है। खुद भी करें, दूसरों को बताएं। ये जो मैं मैसेज दे रहा हूँ कभी कभी मैं देता रहूँगा, जो मौके आते रहेंगे। लेकिन अभी आप जो लोग सुन रहे हैं इसे समझें और करें। अलीगढ़ आके 2 इयर्स प्रोग्राम वाले बच्चों को मैंने इन्फॉर्म कर दिया, अलीगढ़ में शुरू है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप आके रह के 11th-12th को तैयार, एकेडमिक प्लस कंपटीशन दोनों होता है फुल टाइम। वहाँ पे हमारे पास स्कूल भी है, अगर आपको स्कूल मिल जाता वहाँ पे एडमिशन करने के तो ठीक है, वरना अलीगढ़ में हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे हम लोग एडमिशन करा देते हैं दूसरे स्कूल में, अगर यूनिवर्सिटी में नहीं होता है तो। और फिर हम लोग पूरे फुल डे का हम लोग तैयारी भी कराते हैं, ठीक है। स्कूल आपको नहीं जाना है, बैठ के दिन भर तैयारी करना है।
वो हम पूरा डिटेल बताएंगे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, ठीक है। ओके, तो एक टॉपिक और मैं करा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहे हैं। सभी टीचर हमसे भी अच्छा पढ़ाते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। बाकी मुझे तो देख ही रहे हैं, मैं लोअर में हूँ, मैं लोअर लेवल पे हूँ, इसके ऊपर सभी हैं, ठीक है। तो आप मुझे देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी उनका क्या हाल होगा, ठीक है, वो कैसे पढ़ाते होंगे। चूँकि उनके पास टाइम नहीं है तो इसलिए वो वीडियो बना नहीं सकते अभी, लेकिन जब वो लोग क्लास लेंगे तो हम लोग उनका वीडियो बनाना शुरू करा देंगे और वो वीडियो आपको आता रहेगा। ओके, एक टॉपिक और एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, इसे मिटाकर, ठीक है। क्या दे रखा है, एक वायर है, इसका लेंथ दे रखा, ये एल लेंथ दे रखा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। एल लेंथ दे रखा और इस वायर को हम लोग n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एंड डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। n इक्वल पार्ट्स में जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हर छोटे छोटे जो पार्ट होंगे, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये, तो सब बराबर है लेंथ के, तो सबका रेजिस्टेंस भी बराबर होगा, सबका रेजिस्टेंस भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला है रो R इक्वल रो L बाई A। तो इनका एरिया तो उतना ही है, रेजिस्टिविटी भी उतनी है, सिर्फ लेंथ कम हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा लेंथ के रेस्पेक्ट में। तो इनमें से जो ये वाला वायर है, इसका रेजिस्टेंस R था पूरे का, इसका जो रेजिस्टेंस होगा R डैश ले लिया, और ये जो रेजिस्टेंस होगा R बाई N के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस का जितना पार्ट करेंगे हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। कितनी बात सुन। अब ये जो छोटे छोटे पार्ट है, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। इसके बाद क्या किया कि इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कितनी बात समझ में आई। तो इनका जब पैरेलल को n आइडेंटिकल रजिस्टर्स को जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो एक का तो रेजिस्टेंस इतना है और इन सब को R डैश से दिखा रहे हैं, तो ये R डैश ये भी है, R डैश ये भी है, R डैश सब को पैरेलल में कनेक्ट किया तो R डबल डैश जो होगा R डैश अपॉन N के बराबर होगा, क्योंकि जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं आइडेंटिकल रजिस्टर को तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बाई N हो जाता है। तो यहाँ R डैश बाई N हो गया, लेकिन यहाँ पे R डैश जो है R बाई N के बराबर है, तो ये जो है R अपॉन N हो जाएगा और नीचे N था ही था। कितनी बात सुनी। तो ये हो जाएगा R अपॉन N स्क्वायर। कितनी बात सुनी। तो ये जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन R डैश रजिस्टर n नंबर ऑफ R डैश रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये R डैश वो है, ठीक है ना। ये तो कम होगा और ये ज़्यादा होगा क्योंकि ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो अगर हम इसको दोबारा से अरेंज करेंगे तो क्या होगा, R इज इक्वल टू N स्क्वायर R डबल डैश के बराबर हो जाएगा ये रेजिस्टेंस। तो ये रिलेशन को हम लोग कैसे बोलते हैं, व्हेन अ वायर इज डिवाइडेड इनटू n equal parts and then each part is connected in parallel, then the equivalent resistance is relate with original resistance by this relation. R original resistance is equal to n square into R double dash जब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया था तब। तो ये एक रिलेशन है, इसका भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। आज यही करते हैं, कल इसके आगे करेंगे, ठीक है। ओके, नोट कर लें।